हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट। इसके अंतर्गत हम माध्य, माध्यिका और बहुलक, माध्य यानी मीन, माध्यिका यानी मीडियन, बहुलक यानी कि मोड, इन तीनों का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है ये होता क्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति से तात्पर्य आंकड़ों के उस प्रवृत्ति से है जिसके द्वारा दिए गए आंकड़ों के समूह के औसत मान का पता चलता है। यानी जो आंकड़े दिए रहते हैं, अगर उनका हम औसत निकाल देते हैं तो उसी से बाकी हमें जानकारी मिल जाती है। वह अंक जिसमें या जिसके द्वारा हम संपूर्ण समूह या श्रेणी का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो यही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है। एग्जाम्पल स्वरूप अगर हम किसी देश के बारे में लेते हैं, अगर कोई इशू, जैसे कि अगर कोई देश को हमें ये जानना है कि कोई देश विकसित है या विकासशील है, तो इसकी जांच हम कुछ मुद्दों को लेकर कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ का हम एजुकेशन सिस्टम देख सकते हैं, हेल्थ सिस्टम देख सकते हैं कि हेल्थ के क्षेत्र में क्या काम किया जा रहा है, और वुमेन की जो स्थिति है, पोजीशन, उसके बारे में देख लेते हैं कि उनकी स्थिति वहाँ क्या है, उनके लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो ऐसे ही इसी प्रकार के कुछ इशू को लेकर हम पूरे देश को समझ सकते हैं कि उस देश की स्थिति क्या है। ये हम समझ सकते हैं कि वो देश विकसित है या विकासशील है। तो हम इन्हीं कुछ मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उसको हम इस श्रेणी में रख देते हैं कि वह विकसित है या विकासशील है कि और पिछड़ा है। और जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं फैमिली का। जैसे फैमिली के कुछ सदस्य और बच्चों के माध्यम से बाकी पूरे फैमिली का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यानी जो घर के छोटे बच्चे होते हैं उनसे अगर हम बात करते हैं तो बात करने पर हमें जैसे अनुभव होता है, तो उसी अनुभव के आधार पर हम बाकी फैमिली को रख देते हैं, प्रतिनिधित्व उनका उसी टाइप से कर देते हैं। तो यही संख्याओं में भी होता है कि अगर हम संख्याओं को, आंकड़ों को एकत्रित करके उनका औसत निकालते हैं तो उसके बारे में, उससे हमें सारे समूह के बारे में पता चल जाता है। तो यही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। प्राप्त माप दिए गए श्रेणी के अंकों से छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है। यानी जो आंकड़े हैं, जो औसत उसका आ रहा है, वो मान उन आंकड़ों से बड़ा नहीं हो सकता है, उनसे छोटा या उसके बीच में भले हुई हो जाए, बल्कि इन दोनों संख्याओं के बीच लगभग वही अंक होगा जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होगी। आवृत्ति में जिसकी बारंबारता, यानी जो अधिक बार बार आए, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक होगी। जब हम केंद्रीय प्रवृत्ति को एक निश्चित माप के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो इसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। सांख्यिकी की भाषा में सामान्य रूप से इन्हें हम माध्य यानी मीन, मध्यमान यानी मीडियन और बहुलक कहते हैं। अब हम इसका जो माध्य है यानी कि जो मीन है, इसका हम सबसे पहले हम माध्य के बारे में, जैसे कि हमें माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 चीज़ पढ़ना है, तो सबसे पहले हम माध्य यानी मीन के बारे में पढ़ेंगे। तो मीन का डिफिनीशन दिए हैं ग्रिफिन, तो इनके अनुसार हम देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। माध्य एक अवलोकन समूह के समस्त मूल्यों, आंकड़ों के प्रतिनिधि के अंक में प्रयोग होने वाला एक मूल्य होता है। घोष और चौधरी के अकॉर्डिंग है कि माध्य ऐसी सरल अभिव्यक्त है जिसमें जटिल समूहों या विशाल परिणामों का सार केंद्रित रहता है। यानी माध्य ऐसी सरल अभिव्यक्ति है जिसमें जटिल समूह हो या विशाल परिणाम हो, उसका सार केंद्रित रहता है। तो गाइस, जो आंकड़े दिए रहते हैं वो वो जो आंकड़े हैं वो 2 टाइप के दिए रहते हैं। या तो व्यवस्थित में दिए रहते हैं, व्यवस्थित क्रम में, या अव्यवस्थित क्रम में दिए रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि व्यवस्थित या अव्यवस्थित आंकड़ा किसे कहेंगे। व्यवस्थित आंकड़ा जिसमें वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल दिया रहता हो, और अव्यवस्थित आंकड़ा उसे कहेंगे जिसमें ये इंटरवल ना दिया गया हो। जैसे कि ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है तो इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है, यानी क्लास इंटरवल नहीं दिया गया है, तो ये अव्यवस्थित आंकड़ा है। और जैसे कि ये है, इसमें वर्ग अंतराल दिया गया है, तो ये व्यवस्थित आंकड़ा है। तो हम इनके एक एक सवाल लेंगे और बाकी इसमें जो यूज फार्मूले होंगे, फार्मूला का भी एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले गाइज हम अव्यवस्थित आंकड़े जो हैं उनका क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। जैसे कि यह क्वेश्चन मनोविज्ञान के एक प्रयोग में 5 प्रयासों के प्राप्तांक निम्नवत हैं: 27.5, 28.4, 24.4 और 23.6, और एक है लास्ट वाला 25.2।
ये लास्ट वाला है 25.2। तो इनका मध्यमान ज्ञात करना है। तो इसमें जो अव्यवस्थित आंकड़ा रहता है उसमें मध्यमान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग यानी इन संख्याओं का योग कर लेंगे और जितना है ये संख्या, इनकी नंबर जितना है उसको पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, फिर इसी संख्या से डिवाइड कर देंगे। 5 मतलब यम, यानी कि इसका मध्यमान, इस मध्यमान को हम यम से डिनोट करते हैं और पदों का योग यानी योग कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद पदों की संख्या 5 आया है तो 5 से डिवाइड कर देंगे इस संख्या को। तो यही अब डिवाइड कर देंगे इसको पूरा जोड़ने के बाद, तो जो मान आ जाएगा ये मध्यमान का मान निकल जाएगा। अब जैसे कि गाइज व्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान अगर निकालना हो तो इसके लिए दो हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एक दीर्घ विधि है और एक लघु विधि है। वास्तव में जो दीर्घ विधि है ये लघु विधि है और जो लघु विधि है ये दीर्घ विधि है, क्योंकि ये ज़्यादा छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है सॉल्व करने में। तो दीर्घ विधि का फार्मूला है m = सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है उनका योग, जैसे कि आवृत्ति, एफ का मतलब होता है आवृत्ति। अभी हम यहाँ बताएंगे कि क्या किससे डिनोट किया जाएगा। तो एफ का मतलब होता है आवृत्ति और सिग्मा एफ का मतलब होता है आवृत्ति का योग, और एफ एक्स यानी आवृत्ति और एक्स जो आंकड़ा दिया रहता है उसका गुणनफल, और सिग्मा अगर लग गया है तो उसका योगफल। तो इस जैसे सिग्मा एफ को हम एन भी लिख सकते हैं। ये पूरा फ्रीक्वेंसी है, यानी कि पूरे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जितना आएगा उसी को हम नंबर के एन से लिख देते हैं। और लघु विधि में m = होता है कैपिटल A प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन। इसको हम मानते हैं A कल्पित माध्य होता है, एज्यूम्ड मीन। अब इसको हम देख लेते हैं कि f को जो डिनोट करते हैं इसका मतलब क्या है। f मीन्स होता है आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी, और कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन को हम ए से डिनोट करते हैं, विचलन डेविएशन को हम डी से, और विचलन और आवृत्ति का गुणनफल एफ डी से, और सिग्मा एफ यानी कि आवृत्तियों का योग इसको एन से भी डिनोट करते हैं, और वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल यानी सी आई। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, अब इसको हम लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड, लघु विधि और दीर्घ विधि दोनों की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो ये मध्यमान की गणना करना है। वर्ग अंतराल और आवृत्तियाँ दी गई हैं इस प्रकार से, ये क्वेश्चन है। फिर इसका हम ऐसे सॉल्व करेंगे, वर्ग अंतराल लिख देंगे, फिर इसका मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान कैसे निकाला जाता है, इन पदों को जोड़कर यानी 5 और 9 को ऐड करेंगे, जितना आएगा उसी को 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 5 9 को ऐड करेंगे तो 9 + 5/2 ऐसे करना है, तो 9 5 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 7 14 यानी कि 7 इसका मध्यमान आ गया। ठीक उसी प्रकार इसको भी करेंगे, तो ये 24 है तो 12 दूने टोटल करने पर 24 आएगा। 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, लेकिन सबसे आसान है एक हम इसका नीचे वाले निकाल लेते हैं, बाकी इसका जो अंतर आता है इन संख्याओं का उसी को ऐड करते चले जाते हैं। जैसे कि अगर इसको लिया गया होता 5 to 10, फिर 10 to 15, 15 to 19, तो 5 का अंतर आता, यानी कि इनका जो वर्गांतर है वो 5 का है। वर्गांतर कितने का है, 5 का है। अब हम 7 में 5 ऐड करते जाएंगे, 5 ऐड करेंगे 7 में तो 12 हो जाएगा, फिर 12 में 5 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, फिर 17 में 5 ऐड करेंगे 22 हो जाएगा। इससे ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद आवृत्तियाँ दी गई हैं 4 1 13 22, ऐसे इस प्रकार उसको लिख लेंगे। अब उसके बाद हमें करना है, क्योंकि हमें फार्मूला जो लॉन्ग मेथड है दीर्घ विधि में सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ करना है, तो सिग्मा एफ एक्स पहले एफ एक्स निकाल लेंगे, यानी मध्यमान और आवृत्ति का मल्टीप्लाई। 52 × 4 उसका इतना मान आएगा। फिर उसके बाद 47 × 1 ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे इस प्रकार से। फिर उसके बाद हम सिग्मा एफ का मान निकाल लेंगे जो कि 100 है, और फिर उसके बाद इनको पूरा जो एफ है, एफ मीन्स आवृत्तियाँ, सभी आवृत्तियों को जोड़ लेंगे तो उसको हम सिग्मा एफ लिखेंगे = 100, और सिग्मा एफ एक्स इसको पूरा ऐड कर लेंगे तो सिग्मा एफ एक्स का मान आ जाएगा 2980। अब इसी फार्मूले में हम मान रख देंगे सिग्मा एफ एक्स का मान इतना है और सिग्मा एफ का मान इतना है। सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये मान आ जाएगा, यही मध्यमान है, इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगर हम शॉर्ट मेथड से करते हैं तो क्या उसका भी यही आंसर आता है, अगर आता है तो सही है।
अब वर्ग अंतराल इसमें सबसे पहले इसमें भी लिखेंगे, फिर उसी तरह मध्यमान इसमें भी लिखेंगे, आवृत्तियाँ भी लिखेंगे। बस इसमें एक अंतर ही है कि डी यहाँ निकालना पड़ता है, जो विचलन है x माइनस ए करके निकालते हैं हम। ए इसमें से कल्पित माध्य यानी किसको मानना पड़ता है, चाहे इसमें से इस जो ये रो दिया गया है इसमें से हम कोई भी संख्या एक ले सकते हैं, वो चाहे हम 32 लें, चाहे 37 लें, चाहे 42 लें, चाहे जो भी लें। तो हम 32 लिए हैं। अब इतने में से x माइनस ए करना है, x पूरी वैल्यू है, इसी में से 32 सब में से घटाना है, माइनस करना है। तो d बराबर हो जाएगा x माइनस ए यानी 52 माइनस 32, 47 माइनस 32, ऐसे ऐसे निकाल लेना है। अगर हम अब यहाँ पहुँचेंगे तो x 27 हो गया, x का मान 27 हो गया। अब a का मान 32 है तो माइनस में आता चला जाएगा, तो माइनस में लिख देंगे। फिर उसके बाद हमें एफ डी इनका गुणनफल कर लेंगे, एफ का और डी का, यानी इसका गुणन करेंगे। 4 दूना 80, 80 आ गया, 15 के 15, फिर 13 धम्मत 130। इस प्रकार से हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ ऐड करना है। 0 तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब जैसे कि 335 ये वाला आ गया ऐड करने पर, और ये माइनस वाला माइनस 550 आ गया है। तो इसको अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 22 आ जाएगा, और क्योंकि चिन्ह इसका बड़ा है तो यही चिन्ह लगा देंगे यहाँ। तो ये सिग्मा एफ डी का मान आ गया और ये सिग्मा एफ का मान आ गया। तो इसमें मध्यमान का सूत्र होता है लघु विधि के लिए, शॉर्ट मेथड के लिए, कि मध्यमान इज इक्वल टू ए यानी कि कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन। अब मान रख देंगे, ए को हम माने हैं 32 और बाकी ये निकालने पर आया है माइनस 220, फिर 100 फिर एन का मान या सिग्मा एफ का मान 100 आया है, उसको लिख देंगे। फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। अब एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये यहाँ से 0 हटेगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो 32 माइनस 2.2 सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा। ये भी 29.8 आया है शॉर्ट मेथड पे, और लॉन्ग मेथड पे भी इतना ही आया है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं ये हमारा आंसर जो है सही है। तो गाइज मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आ गया हो तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसको समझ सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। ये BLED सेकेंड ईयर का है, जो कि प्रैक्टिकल में इसका ये एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। तो गाइज थैंक यू।